दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग। तो आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय का, जो है एक सामान्य आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक अनंत समतल चादर है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था गॉस के प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग, और उससे पहले हमने देखा था गॉस का प्रमेय, जो उसमें बेसिक बात हुआ था। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या होता है उसके सूत्र को प्रूव किया था। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं गॉस का प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। ठीक है, जो क्या है गॉस का प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, जिसमें हम एक समतल अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना ले। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक अनंत समतल चादर है। मान लेते हैं यह एक अनंत समतल चादर एस है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक चालक तार ऐसे इसमें लगा दिया। ठीक है, मान लेते हैं एक चालक तार हमने इसे इसमें लगा दिया। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, एक चालक तार इसमें हमने लगा दिया। ठीक है, ऐसे हमने एक चालक तार लगा दिया। मतलब एक समतल चादर है, जैसे एक मान लीजिए कोई एक समतल चादर एक प्लेट है, उसमें हमने क्या किया, एक बीच में उसे एक हमने क्या कर दिया, ऐसे एक चालक तार ऐसे लगा दिया। वही एक समतल चादर है, जो इसमें क्या किया गया है, ये अंदर का भाग है और ये दोनों बाहर का भाग है। ठीक है, तो इसमें हमने एक चालक तार लगा दिया जो यहाँ से गया है और ये बाहर निकला है। ठीक है, तो ये एक समतल चादर है जिसमें हमने क्या कर दिया, एक चालक तार लगा दिया। अब याद रखेंगे इसका, इस पर आवेश आवेश क्या है, इस पर आवेश क्यू है और आवेश घनत्व पाई है। मतलब आवेश घनत्व पाई है, ये इसके क्या कहेंगे, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, और ये आवेश है, ये आयताकार पृष्ठ एस है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन पृष्ठ हो रहे हैं, तीन पृष्ठ हो रहे हैं, एक ये पृष्ठ हो रहा है, एक यह और एक अंदर वाला है। दो बाहर वाले हो जा रहे हैं, एक अंदर वाला। तो इन तीनों का हम नाम दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये S1 पृष्ठ हो जाएगा, ये S2 पृष्ठ और ये S3 पृष्ठ। ठीक है, तो ये तीन पृष्ठ हो गए, S1 S2 और S3, ये तीन पृष्ठ हो गए। ठीक है, और इस पे इसी बिंदु पर यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको ये फिगर आपको दिमाग में होना चाहिए। जब तक ये फिगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक डेरिवेशन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इस फिगर को ही सबसे पहले बनाकर आपको नीचे इसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद आपको डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक बार और मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक अनंत आयताकार चादर लिया, अनंत समतल चादर लिया। ठीक है, या आयताकार आप चादर भी कह सकते हैं। इस सबसे पहले एक अनंत समतल चादर एस लिया, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, उसमें हम एक चालक तार लगाएं। ऐसे ही आपको लिखना है कि उसमें एक हम चालक तार लगाएं जिसका तीन पृष्ठ S1 S2 S3 पृष्ठ है, तथा सभी पृष्ठों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तथा उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a में एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देना है अपने शब्दों में। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही आप कहेंगे। ठीक है, अपने शब्दों में आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको सुविधा के लिए नाम लिख दे रहा हूँ, ये याद रखेंगे। ये है पृष्ठ आवेश घनत्व, ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। ये तो सरफेस एरिया जो है ये है। ठीक है, ये मतलब ये जो S है आयताकार चादर है, आयताकार चादर पर कुल आवेश है ये Q, और ये क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, ये S1 S2 S3 ये 3 पृष्ठ है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके आप इसको सबसे पहले इस फिगर को बनाएंगे, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने शब्दों में। ठीक है, उसके बाद हम अब गणना करेंगे। क्या करेंगे, गणना। ठीक है, गणना करेंगे। ठीक है, तो देखिए गणना करने से पहले मैं नहीं जानता हूँ कि आप बेसिक आप छोटे छोटे मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं क्लास 12th में, तो आपको मुझे नहीं पता कि आपको जो सूत्र की इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पता होगा कि नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 3 सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, वो तीनों फॉर्मूले आपको पहले से हमको उम्मीद है कि आपको याद होंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो। नहीं भी याद होंगे तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और इसको तीनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा और देखकर आप कॉपी में नोट कर लीजिए अलग है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें उन तीनों फॉर्मूला का यूज होगा, उसको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं 3 फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है आवेश। आवेश का तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है आवेश घनत्व, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक ये सूत्र होता है सबसे पहला। ठीक है, दूसरा होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक ये सूत्र होता है, और तीसरा गास के प्रमेय। गास के प्रमेय से हमने निकाला था फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला आवेश। आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है। आवेश बराबर है क्या लिखा गया है, ये आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये एरिया है मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इन तीनों का एरिया, S1 का भी एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा, S2 का भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा, मतलब इसकी जो मोटाई है वो A होगा, इसकी मोटाई A होगा। जो चालक तार है उसकी जो मोटाई है वो क्या है, A है। ठीक है, एरिया है। ठीक है, उसके बाद विद्युत फ्लक्स फाई, ये क्या है, फाई ई इक्वल टू क्या है, इसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी एस एक अल्पांश पृष्ठ है, मतलब एक छोटा सा, एक मान लीजिए एक बड़ा सा पृष्ठ है और इसका हमने एक छोटा सा इतना भाग हमने ले लिया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये संपूर्ण पृष्ठ S है, तो ये छोटा सा भाग हमने लिया, इसे ही हम एस डी एस कहेंगे। जिसके आगे D लग गया उसका मतलब ये छोटा सा पृष्ठ है इसका, तो ये छोटा सा पृष्ठ है तो इसे हम डी एस पृष्ठ कहेंगे। वही क्या है, डी एस पृष्ठ है और ये कॉस थीटा है। ठीक है, और उसके बाद गास का प्रमेय क्या है, गास के प्रमेय फाई इक्वल टू ई, सॉरी ये नहीं, गास का प्रमेय तो ये तो गास के प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q क्या है, आवेश है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो इसको आपको ये 3 फॉर्मूले आपको याद होंगे तो बहुत ही आसानी से हम एक एक करके समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़े से आप सब्र कीजिए। ठीक है, आपको एक एक बात आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको जीवन भर याद रहे। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, आपको याद रहे, इसलिए मैं छोटी छोटी बात ही सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिक आपका क्लियर होगा तो बहुत ही अच्छे से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने गणना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा, अभी मैं मिटाऊंगा। ठीक है, जगह जब कम बचेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो निकालेंगे कि संपूर्ण जो पृष्ठ है, जो संपूर्ण ये आयताकार चादर, इस पे आवेश कुल कितना है। तो हम लिखेंगे कि S, मतलब S जो पृष्ठ है, S पृष्ठ पर कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश। ठीक है, तो हम S पृष्ठ पर कुल आवेश निकालेंगे, तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला जानते हैं, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो देख लिए यही हमने फॉर्मूला पहले ही बताया था, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल होता है। तो हमने भी आवेश घनत्व बराबर क्या लिख दिया, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है,
ये आपका होगा। देखिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आगे आगे हम लोग को करना क्या है, ठीक है, उसी माध्यम पे हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें आवेश निकालना है, उसके बाद हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स तो हम पूरे के लिए विद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते। सबसे पहले S1 के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद S2 के लिए, फिर से S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब हम तीनों का विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे ना, तब मालूम चल जाएगा कि पूरे में विद्युत फ्लक्सों की संख्या है कितनी, ठीक है। तो उसके बाद फ्लक्सों की संख्या जब पूरी निकाल लिया जाएगा, कुल फ्लक्सों की संख्या, उसके बाद गॉस के प्रमेय में फाई का मान यहाँ से हम रख देंगे और क्यू का मान यहाँ से रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से फाई का मान रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो ई है। तो अगर हम मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे रख दिए तो ई को छोड़कर इसको सभी गुणा में इधर आके भाग हो जाएंगे, तो वहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बस इतना याद रखिए कि हमें पहले आवेश निकालना है, उसके बाद विद्युत फ्लक्स, उसके बाद जब मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद निकालेंगे अब S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, ठीक है। S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले वीडियो लेक्चर में, क्या कि फाई E1 लिखेंगे। फाई E1 लिखेंगे क्योंकि 1 के लिए, S1 के लिए निकाल रहे थे। फाई E1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, E ds cos थीटा। देखिए ई डी एस कॉस थीटा हमने विद्युत फ्लक्स बराबर पढ़ा था हमने, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ हमने डी एस एक पृष्ठ था, तो यहाँ पे पृष्ठ कौन सा है, तो S1 पृष्ठ है, तो हम डी एस की जगह पे क्या लिखेंगे, S1 पृष्ठ लिखेंगे, ठीक है, S1 लिखेंगे। हमने चाहते तो हम शुरू में ही S1 लिख देते, फिर भी आपको समझाने के लिए लिखा गया है S1, ठीक है। तो आपको पता चल गया डी एस वहाँ पे पृष्ठ था, यहाँ पे S1 पृष्ठ है, तो S1 पृष्ठ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम फाई E1 इक्वल टू ई का मान यहीं पे हम रहने देंगे। S1 हम जानते हैं, S1 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, मतलब इसका क्षेत्रफल A है, तो हम A लिख देंगे, ठीक है। और कॉस थीटा, यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस थीटा का मान है कितना, ठीक है। तो हमने इससे पहले हमने बताया था जो वीडियो में कि हम थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, ये इसका लंबवत है कि नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, ठीक है, ये इसके लंबवत है। तो हमने बताया था जो लंबवत होता है, जो क्या होगा, हमें देखने से लगेगा कि लंबवत है, वहाँ पे हम थीटा का मान क्या लेंगे, मतलब जहाँ लगेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वहाँ पे थीटा का मान हम 0 लेंगे। और जहाँ पे हमें लगे कि 0 वहाँ पे बन रहा है, मतलब वो क्या है, समानांतर है वो पृष्ठ, तो वहाँ पे हम 90 लेंगे। मतलब जहाँ पर 0 हमें अनुभव होगा वहाँ पे हम 90 लेंगे, और जहाँ पे 90 अनुभव होगा वहाँ पे 0 लेंगे। तो यहाँ पे 90 अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, ये सब, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको बस बता दिया, ठीक है, क्योंकि और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये बस याद रखिएगा कि इसके लिए हम एस जो क्या लेते हैं, cos 0 लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसा याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ रही है। अब आप चाहेंगे कि इसी वीडियो में सब समझ में आए, जैसे नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, नहीं तो पीछे पढ़ाया गया वो फायदा ही क्या है, ठीक है। तो इसलिए बस आपको मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे लंबवत होगा वहाँ पे 0 लेंगे, और जहाँ पर 90 डिग्री आपको अनुभव होगा 90 डिग्री वहाँ पे आप 0 ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं हो रहा है तो आप याद रखिएगा बस केवल कि S1 के लिए हम क्या लेते हैं, थीटा का मान 0 लेते हैं। और थीटा का मान 0 ले लेंगे तो cos 0 अंश का मान क्या होता है, हम जानते हैं cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो हम यहाँ से cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो वहाँ से फाई ई इक्वल टू क्या निकल गया, ई ए, ठीक है, ई ए निकल गया कि नहीं, निकल गया, बिल्कुल निकल गया, क्योंकि 1 में अगर गुणा हो जाएगा तो 1 अगर गुणा कराएगा तो ई ए में तो ई ए ही होगा। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण सेकेंड मानेंगे, फर्स्ट यहाँ पे समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है। तो अब हमने S1 पृष्ठ के लिए निकाल लिया विद्युत फ्लक्स, वैसे ही S2 के लिए निकालेंगे, वैसे ही S3 के लिए निकालेंगे, बस केवल यही विधि रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
ठीक है। यह क्या है, S1 पृष्ठ था, ठीक है। अब हम निकालेंगे S2 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे S2 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है। S2 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, तो अब यहाँ से हम S2 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई E2, ठीक है। E2 लिखेंगे क्योंकि S2 के लिए निकाल रहे हैं, तो E2 फाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E S2 cos थीटा, ठीक है। E ds के जगह पर S2 के लिए निकाल रहे हैं, तो S2 cos थीटा लिख देंगे, और यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 हुआ ऐसे ही यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बाहर है ये भी बाहर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E S2 के लिए हम लिख सकते हैं कि इसका भी मोटाई कितना है, A है, इसका मोटाई क्या है, चालक तार की मोटाई क्या है, A है, जो एरिया है, तो यहाँ पे भी हम A लिख देंगे, और cos थीटा का मान हमने 0 ले लिया है यहाँ से, ठीक है। और 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो E फाई E2 इक्वल टू भी क्या हो गया, EA, ठीक है। तो ये आपका दूसरा निकल गया, ठीक है। तो इसको हम समीकरण सेकेंड ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने दूसरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसे बुक में तो बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा कर उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो ना तो बहुत अच्छा आपको मतलब समझना चाहिए कि आपका दिमाग स्ट्रांग है, ठीक है, और एक एक बात आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो S2 के लिए निकाल लेंगे, अब S3 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, ठीक है। S2 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे फाई E3 लिखेंगे S3 के लिए, तो फाई E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 cos थीटा हो जाएगा। S3 के लिए निकाल रहे थे S3, अब हम जानते हैं कि S3 क्या है, ये भी इसकी भी मोटाई कितनी है, A है, तो हम A लिख देंगे, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल क्या है, A है, तो A लिख दिया, और cos थीटा यहाँ पे याद रखेंगे केवल इन दोनों के लिए, तो cos थीटा इक्वल टू हम 0 लेते हैं, परंतु यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, 90 लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लेते हैं ये सब बेसिक बात आपको बता दिया गया है, तो आप जाके पीछे से देख सकते हैं, आपको पूरे विस्तार में आपको समझाया नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, ऐसे ही वीडियो बड़ा होता है, क्योंकि मैं जब आपको विस्तार में छोटी छोटी बात बताता हूँ इसलिए। तो केवल इसके लिए S3 के लिए थीटा का मान 90 लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है, cos 90 इक्वल टू cos 90 के इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो जब इसका मान 0 हो जाएगा तो इन दोनों का गुणा में है, तो ये भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराने पर 0 ही होता है। तो फाई E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने तीसरे के लिए भी निकाल लिया, तो इसे हम समीकरण 4 दे देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक एक बात, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि S1 के लिए निकाले, S2 के लिए, S3 के लिए। जब हम तीनों का S1 S2 S3 के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लिए, उसके बाद हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें विद्युत फ्लक्सों के, इसको और इसको तीनों को जोड़ दें, तो हमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल जाएंगे। जैसे कि हमने संपूर्ण आवेश निकाला था, कुल आवेश, वैसे ही हमें कुल विद्युत फ्लक्स में मिल जाएंगे। तो ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से फाई E इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, ठीक है। तो फाई E1 फाई E2 फाई E3 फाई E1 फाई E2 फाई E3, अब मान रखते हैं, तो फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई E1 का मान क्या है, EA है, तो EA लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फाई E2 का मान
ए है और फाई E3 का मान क्या है 0 है। अब ये बताइए यहाँ पे अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एगो E1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एगो E1, तो एगो E1 कितना E1, तो आप कहेंगे दूगो E1, ठीक है, ऐसे दूगो E1 कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फाई E इक्वल टू 2EA, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार देख लूं कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ चलिए, दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, तो मतलब एगो E1 दूगो E1, तो हमने फाई इक्वल टू क्या निकल गया 2E1, ठीक है, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। देखिए तो इसका मतलब हमें दो चीजें ज्ञात हो गई, एक जो ये S1 पृष्ठ है इस पर कुल हमने देख लिया आवेश कितना है, उसके बाद जो आयताकार चादर है इस पर हमने देख लिया कि कुल फ्लक्सों की संख्या कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको पहले ही टारगेट बताया था कि Q हमें ज्ञात करना है, उसके बाद संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, उसके बाद हम गॉस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब हम गॉस के प्रमेय में इन दोनों का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप पुटअप करते हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, ठीक है। गॉस के प्रमेय से हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से हम फॉर्मूला जानते हैं फाई E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला जानते हैं, अब यहाँ से फाई का मान हम रख देंगे, तो फाई का मान यहाँ से रखेंगे, तो फाई का मान क्या है 2EA है, तो आप लिखेंगे 2EA, ठीक है, 2EA लिख दिए। उसके बाद Q का मान हम यहाँ से तो आवेश घनत्व गुणे एरिया लिखेंगे, तो ये क्या है आवेश घनत्व है, ठीक है, सिग्मा है, एरिया है, ये क्या है अनुप्रस्थ, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर गुणा में है A और इधर भी गुणा में है A, ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा में है, इधर भी गुणा में है, तो जब दोनों गुणा में होते हैं इक्वल टू के दोनों बराबर होते हैं तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, अब भाग अगर कराएगा तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया है। अगर गुणा भाग आपको अच्छे से आ रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो जब A कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उससे यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बचा क्या 2E इक्वल टू, यहाँ पे केवल बचा है आवेश घनत्व बटे अनुप्रस्थ, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था, हमने शुरू में हेडिंग डाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक समतल चादर पर, अनंत समतल चादर पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो जब E हमें गणना करनी है तो हम क्या लिखेंगे, E को यहीं पे रहने देंगे और एप्सिलॉन, और इसको 2 को गुणा में है इधर आकर भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका, यही तो हमें ज्ञात करना था, यही आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया, मतलब एक अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा आवेश घनत्व बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ये आपको आगे बहुत ही प्रयोग होगा, ठीक है, आगे आपको डेरिवेशन में बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से शुरू से बता दे रहा हूँ। एक आयताकार हमने एक चादर लिया था S, इस पर आवेश कुल आवेश Q है, आवेश घनत्व क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है, ठीक है। और इसमें 3 पृष्ठ है S1 S2 S3, ठीक है। और S1 S2 S3 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। एक बिंदु P लिया जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको 2 बातें बस याद रखनी है कि थीटा का मान यहाँ पे इन दोनों के लिए S1 S2 के लिए 0 लेना है, S3 के लिए 90 लेना है। कैसे लेना है ये सब बता दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद S1 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने S1 के लिए विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठों के लिए हमने कुल आवेश निकाला था। उसके बाद S1 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, उसके बाद S2 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स,
S3 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया था। जब हमने तीनों के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला, उसके बाद हमने एक जब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाला तो इन सभी को जोड़ दिया गया, तो जोड़ा गया तो 2EA आ गया। और 2EA का मान यहाँ पे हमने पुटअप किया है और Q का मान हमने यहाँ से पुटअप किया है और ये दोनों कट गया है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया दोनों। और उसके बाद 2E इक्वल टू आवेश घनत्व बटे सिग्मा हो गया। ये यहाँ से E को छोड़कर और इस 2 को इधर भेज दिया गया, गुणा में था इधर भाग में आ गया। यही आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको इसको फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में, कोई जरूरी नहीं है आप बस 4 या 5 लाइन, आप 3 से 4 लाइन आप लिख लेंगे ना, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, आप लिखेंगे ना जब अपने शब्दों में तो 5-6 लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 4 से 5 लाइन इसके बारे में लिख देना है। उसके बाद आपको सिंपल से गणना लिखना है और जैसे आपको लिखा गया है वैसे आपको लिख देना है। आपको अगर ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का आता है और आपने जैसे आपको बताया गया है वैसे लिख दिया तो आपको 5 में 5 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको ही फायदा है और हमारा भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो आप जानते ही होंगे शुरुआती कोई भी काम करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वीडियो भी थोड़ा बहुत अभी कम ही वायरल हो रहा है, ठीक है। अभी यूट्यूब जी जो हैं वो अभी ज़्यादा नहीं भेज रहे हैं हमारे जो वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। ऐसा मत सोचिएगा कि वो आपसे तेज हो जाएंगे, जो देखिए जो पढ़ने वाला होगा वो कैसे भी पढ़ लेगा, ठीक है। तो आपके भेजने या ना भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस हाँ हमारा सपोर्ट हो सकता है इसलिए आप भेज सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक करके आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो को पढ़िए, ठीक है। और क्लास 12th का बना दिया गया है प्ले लिस्ट फिजिक्स का, तो वहाँ से आप जाकर एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, सिंपल से उसका नाम लिखे। जैसे आपको विद्युत क्षेत्र ही समझ में नहीं आ रहा तो आप लिखिए विद्युत क्षेत्र, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, बेसिक टू हाई। आप वहाँ से अच्छे से जाकर आप नोट्स अपना बना सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला जो डिफिनेशन होता है उसके लिए मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा बताता हूँ, ठीक है। आपको फिगर के माध्यम से बताऊँ या सूत्र के माध्यम से उसे एक्सप्लेन करके बताऊँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको कोई भी डिफिनेशन अगर आपको याद करना हो तो उस डिफिनेशन का हमारे चैनल यूट्यूब पे बस नाम लिखिए, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप डेफिनेशन को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अभी आप चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो बताएंगे कि क्या कुछ कमी हो तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। कमी तो जरूर ही आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है, कमी तो हर व्यक्ति को दिखाई देता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमी हमको बता सकते हैं, ठीक है, मैं उस कमी को सुधारूंगा, ठीक है। और अगर समझ में अच्छे से आपको आया है ना, तो समझ में आया है तो आपको ये भी बताइएगा कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विस्तार में अगर ज़्यादा हम बता रहे हैं तो उसको भी कह दीजिएगा कि विस्तार में उतना मत बताइए, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, जो भी आप कहेंगे आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि जो कमज़ोर स्टूडेंट हो वो भी अच्छे से समझ सके, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर भी आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।